हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लच प्लेट कैसे चेंज कर सकते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक तो कैसे क्लच प्लेट चेंज कर सकते हैं, दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बाइक में क्लच प्लेट को चेंज करते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है ताकि आप उसमें कोई गड़बड़ ना करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम हमारा जो बाइक में ये होता है, जो पैशन प्रो वगैरह स्प्लेंडर वाली बाइक है, इसमें क्लच प्लेट आपकी राइट साइड में होती हैं, इस वाले कवर के नीचे। तो उसे खोलने के लिए हमें वायर वगैरह खोलने पड़ते हैं, केबल खोलनी पड़ती हैं, ये फ्रेम वगैरह हटाना पड़ता है ताकि हम केबल को लूज़ कर सकें। और फिर हमें इसको किक स्टार्टर को हटाना पड़ता है। उसके बाद हमें सारे स्क्रूज़ को खोलना पड़ता है, बोल्ट्स को खोलना पड़ता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये नहीं है कि इसको हमें खोलना है। सबसे पहला काम फ्रेंड्स हमारा ये है कि ये जो हम क्लच प्लेट ख़रीदते हैं, इस क्लच प्लेट को हमें इंजन ऑयल में डुबोना होता है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जब इसको मान लो हमने ऐसे के ऐसे ही लगा दिया तो क्या होता है कि इसके अंदर इंजन ऑयल जो है पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाता, और जब गाड़ी चलती है तो ये काफ़ी सारा पाउडर की तरह झड़ जाता है। इन क्लच प्लेटों को हमें इंजन ऑयल में डुबो के रखना पड़ता है। ये इसके अंदर 4 क्लच प्लेट निकलेंगी। उसके बाद इंजन ऑयल लेके आप अच्छे से इसके ऊपर इंजन ऑयल लगा देंगे। फ्रेंड्स, जब क्लच प्लेट हम चेंज करते हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर को चल चुकी है, या आपकी गाड़ी अगर 50, 60, 70 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, तो हमें जो है क्लच के जो स्प्रिंग्स होते हैं उनको भी चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, क्लच के जो स्प्रिंग्स होते हैं या कोई भी स्प्रिंग होता है, वो टाइम के साथ साथ हीट होने पे और कूल होने पे और टाइम के साथ साथ प्रेशर की वजह से ये नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और ये बड़े आसानी से दबने लगते हैं, और ये अपने क्लच प्लेटों के ऊपर पूरी तरह से दबाव नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जो क्लच प्लेट हैं वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं पकड़ पाती हैं। तो इस बार मैं, जैसे कि मेरी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर ऊपर चल चुकी है, तो उस केस में मैं अपने जो है क्लच स्प्रिंग है जो, ये भी मैं चेंज करने वाला हूँ। सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, सेकंड स्टेप में हमें सबसे पहले तो इंजन ऑयल इसका सारा निकालना है, ताकि इसको कवर को खोलने पे जो इंजन ऑयल है हमारा सारा गिरने न लग जाए। अब इसको पूरी तरह से निकलने देना है। जब तक इंजन ऑयल इसका निकल रहा है तब तक हम क्लच वाले जो केबल है उसको लूज़ कर लेते हैं, उसके वायर को हटा लेते हैं, केबल को हटा लेते हैं। उसके लिए हमें इसको कवर को खोलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और सीट को हटाना पड़ेगा। अब उसके बाद हमें जो है क्लच की जो केबल है इसको निकालना है। उसके लिए पहले हमें इसको लूज़ करना पड़ेगा। ये लूज़ हो गई है। ये हमारी क्लच लीवर अलग हो गया है, और ये हमारी केबल अलग हो चुकी है। उसके बाद हमें इसको खोलना है। अब हमें किक स्टार्टर की इस किक को हटाना है, क्योंकि ये हटेगा जब ये जो कवर है ये सारा का सारा बाहर निकलेगा। ये जो रॉड है यहाँ पर, इसको ये इस रॉड पे से भी बाहर निकलेगा, इसलिए इसको किक स्टार्टर को हटाना पड़ेगा। ये हमारा किक स्टार्टर अलग हो गया, इसको साइड में रख देना। इस पर कोशिश करें कि इसकी ऑयल या जो इस पर मिट्टी लगी हुई है इसको अच्छे से पेट्रोल से साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि हम जब इस कवर को बाहर निकालें तो इसकी ऑयल सील है कट ना जाए। उसके बाद इसके ऊपर बिजली वाली टेप होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप होती है, वो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं, ताकि इसको खींचते वक्त ये जो इसके जो ये निशान बने हुए हैं ये आपकी ऑयल सील को नुकसान ना पहुँचाए।
अब इसके शार्प वाले हिस्से पे हमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप अच्छे से लगा देनी है। अब इसको हमें ध्यान से हल्का हल्का खींचना है। ये सब निकल आया है। मैं पैकिंग लगाते वक्त हमेशा थोड़ा सा ग्रीस का यूज़ करता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें पैकिंग को निकालना पड़े तो बड़े आसानी से और बिना मेहनत के आसानी से निकल आए। तो इसलिए मैं ग्रीस यूज़ करता हूँ। देखिए, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परेशानी के पैकिंग बाहर आ गई है। जो आपका कवर है वो बिल्कुल इंजन की सीधाई में रहे, बिल्कुल इंजन के सीध में रहे, उसके लिए डबल पिन्स होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्टील की पिनें हैं, स्टील की पिन है दोनों साइड में। इनका ज़रा ध्यान रखना है, ये गिर ना जाए। ये दोनों अपोजिट साइड में होंगी, या एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं, एक दो फालतू भी हो सकती हैं। तो ये दोनों अलाइन करने के लिए होती हैं, ताकि आपका कवर जो है बिल्कुल इंजन के सीध में रहे। इस पिन का भी ध्यान रखना है आपको। ये आपके जो क्लच की बेरिंग है, ये यहाँ पर टिकता है और क्लच को यही चीज़ दबाती है। आप यहाँ पे क्लच के नीचे ये जो बास्केट से देख रहे हैं, इसके अंदर आपका इंजन ऑयल भरा हुआ है। ये जो इंजन की जो क्लच प्लेट होती हैं, ये वेट टाइप क्लच होती हैं, यानी ये गीली होती हैं, गीली टाइप की क्लच होती हैं, ड्राई टाइप नहीं होती। इस वाले आपके कप में इंजन ऑयल हमेशा भरा रहता है, और ये जो आपकी क्लच प्लेट हैं, ये इस इंजन ऑयल में डूब के चलती हैं। हमें इसे खोलना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ नीचे की तरफ दो आपके बोल्ट होंगे, उसे हमें खोलना पड़ेगा। इन दोनों को हमें खोलना पड़ेगा, तो ये निकल आएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर होता है। जिस तरह से आपकी वॉशिंग मशीन में ड्रायर होता है, जिसमें हम कपड़े डाल देते हैं, तो जब वो ड्रायर घूमता है तो चारों तरफ वो कपड़े में से पानी को निचोड़ लेता है, और जो भारी चीज़ें होती हैं वो किनारे पे आ जाती हैं। तो सेम ऐसे ही होता है, हमारे कवर में से जो हमारा इंजन ऑयल होता है वो इस पंप से होते हुए, यहाँ पर पंप है, ये पंप यहाँ पे इंजन ऑयल यहाँ पर आता है, और यहाँ से फिर ये इस चैनल के अंदर जाता है, और इस चैनल से यहाँ पे होता हुआ ये सेंटर में आता है। ये आप पिन देख रहे हैं, यहाँ से इंजन ऑयल आता है, और वो इंजन ऑयल यहाँ पे ऑयल सील से होता हुआ इसके अंदर भर जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारी इंजन जो बाइक जो हमारी घूमती है, इंजन जो घूमता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तेज़ी से घूमने की वजह से जो आपके हैवी पार्टिकल्स होते हैं इंजन ऑयल के अंदर, यानी भारी पार्टिकल्स होते हैं, कचरा होता है, वो यहाँ पर चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, और जो इंजन ऑयल है वो साफ़ होके आपकी क्रैंकशाफ्ट की तरफ चला जाता है। तो ये क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ है, क्रैंकशाफ्ट में इसमें से ही ऑयल जाता है आपके क्रैंकशाफ्ट के अंदर। फ्रेंड्स, ये जो आपके सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर पे जो ये आपके स्क्रू लगे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं और ये आसानी से नहीं खुल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके खोलने के लिए 3 तरीके हैं। या तो आपके पास इम्पैक्ट रेंच हो जो बिजली से चलती हो। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट है तो कुछ इस तरह के टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये टूल क्या काम करता है फ्रेंड्स, जब इसको राइट या लेफ़्ट में हम इसे सेट कर सकते हैं। इस टूल के आगे हम ये जो भी सूटेबल आपकी वो होगी बिट होगी, उसको लगा के हमें इसके पीछे यहाँ पे हथौड़ा मारना पड़ता है। जब हम इसके पीछे हथौड़ा मारते हैं तो ये झटके से आपके स्क्रू को खोलने की कोशिश करता है। आपके स्क्रू जो है झटके से खुल जाता है।
तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, अगर आपके पास है तो बहुत काम की चीज़ है। तो आइए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसको पहले हमें स्क्रू के ऊपर लगाना होता है अच्छे से। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके जो बिट हैं वो बिल्कुल फिट आए। तो ये जैसे थोड़ा सा लूज़ है, थोड़ा सा टाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रॉड लेके आगे से वो फ्लैट हो या गोल हो, एक रॉड लेके हमें इन स्क्रूज़ के ऊपर मारना है। जिससे इनका जो आगे का सरफेस है वो फ्लैट हो जाए। इसको स्क्रू के ऊपर रख के इसको थोड़ा सा ठोक देना है हमें, अब ताकि ये अपनी इस जगह पे बिल्कुल फिट हो जाए। अब जैसे देख सकते हैं आप, ये हिल नहीं रहे हैं। अब इसको लगा के हमें, अब इस टूल को यूज़ करने का तरीका क्या है कि या तो इसको अगर हमें टाइट करना है तो इस तरफ इसको घुमा देंगे, अगर हमें स्क्रू को खोलना है इस तरफ घुमा देंगे। अब इसको रख के इस पर हथौड़ा मारना है। ये सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर खोलने के लिए, इसके लिए एक स्पेशल टूल भी आता है। इसका लॉक नट खोलने के लिए स्पेशल टूल आता है। इसमें 1/2 इंच के सॉकेट की रॉड लगानी पड़ेगी। इसमें 1/2 इंच ड्राइव होता है। ये इसमें इस तरह से बैठ जाता है। अब ये साथ साथ घूम रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। तो इसके साइड में 2 होल दिए जाते हैं। उस होल में मैं कुछ फंसा लेता हूँ, उसे फंसा के खोलता हूँ तो ये आसानी से खुल जाएगा। ये इसका लॉक नट खुल चुका है। इसके साथ साथ इसमें एक वॉशर भी होगा, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये बाहर निकल आएगा। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन जमा हो जाता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो पार्टिकल जमा हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितने गाढ़े पार्टिकल इसमें जमा हो चुके हैं। तो इसे हमें साफ़ करना होगा जब इसको हम लगाएंगे। ये इसकी गरारी होती है, इसको निकालने के लिए हमें पहले क्लच को खोलना पड़ेगा। ये इससे कनेक्टेड होती है। इसके लिए क्लच को खोलने के लिए हमें चारों बोल्ट खोलने होंगे 10 नंबर के। ये इसकी बेरिंग है। ये चारों स्प्रिंग्स भी हमें बाहर निकालने हैं। मैं नई स्प्रिंग लेके आया हूँ, मैं इसको चेंज करूँगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पुराना स्प्रिंग है वो हल्का सा कुछ मिलीमीटर में हल्का सा कुछ दबा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हल्का सा दबा हुआ है और नया वाला उठा हुआ है। ये इसलिए होता है कि जो स्प्रिंग हो जाता है वो वक्त के साथ कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से बैठ जाता है। अभी इसके लॉक नट को भी खोलना है, सेंटर वाला। तो इसको टूल को पलट देंगे। इसको खोलने के लिए टूल ही यूज़ करें, क्योंकि चोट मार के अगर यूज़ करते हैं तो ये ख़राब हो जाता है जल्दी। अब इसको भी हमें रोकना होगा घूमने से। इसको रोकने के लिए हमें क्लच के हब को किसी चीज़ से अटका देना है, फिर इसको खोलेंगे तो खुल जाएगा। और इसके लॉक नट को बाहर निकालना है। इसके पीछे एक वॉशर होगा, इसका वॉशर होगा। इसको संभाल के साइड में रख दें। अब ये क्लच के सेंटर को हम निकालेंगे। क्लच का सेंटर जो होता है, जहाँ पे क्लच प्लेट जो है फ्रिक्शन बनाती हैं, वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है। तो लोगों को लगता है ये घिसा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये घिसा हुआ नहीं होता। ये थोड़ा सा इस तरह से इसको लेथ के अंदर छीला जाता है कि थोड़ा सा नीचे होता है। आइए क्लच प्लेट को देखते हैं। क्लच प्लेट भी मेरी काफ़ी अच्छी कंडीशन में, मतलब घिसी नहीं है। इसके ऊपर मटेरियल अभी तक लगा हुआ है।
पर ये थोड़ी सी चिकनी हो गई है, ये थोड़ी सी पॉलिश हो गई है। अब पूरे क्लच के हब को ही बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने क्लच के हब को निकाल लिया है। ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है क्योंकि इस पे कोई घिसने के निशान नहीं बने हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो बाइक थी उसकी जो क्लच प्लेट्स थी वो बाइक उठाते वक्त जो है स्लिप कर जाती थी थोड़ी सी। तो उसका रीज़न मैं फाइंड आउट करूँगा आज। मैंने एक चीज़ देखी कि जो भी क्लच प्लेट वगैरह मैंने सबके मेजरमेंट लिए हैं, तो मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, जो क्लच स्लिप हो रही थी उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये जो क्लच प्लेट होती है इसके ऊपर मटेरियल चढ़ा होता है, इसके ऊपर जो है फ्रिक्शन मटेरियल चढ़ा होता है, जैसे हमारे ब्रेक्स में होता है, ब्रेक पैड के ऊपर मटेरियल चिपका होता है, इस तरह से क्लच प्लेट्स के ऊपर भी मटेरियल चिपका होता है। इनका जो जैसे जैसे क्लच प्लेट जो होती है वो घिसती चली जाती है, वैसे वैसे ये जो इसका साइज़ है ये कम होता चला जाता है। पर नॉर्मली जो क्लच प्लेट जो घिसती हैं हमारी, लोगों की क्लच प्लेट चेंज करने के बाद जो है क्लच जो है नॉर्मल हो जाती है। उसका रीज़न जो है ये होता है कि ये जो क्लच प्लेट है इसकी सरफेस जो है आप देख सकते हैं, इसमें शाइन आ रही है, लाइट पड़ रही है तो ये शाइन मार रहा है। तो इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल पॉलिश हो चुकी है। अब जो पॉलिश हो चुकी है तो वो फ्रिक्शन नहीं बना पाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा जो क्लच प्लेट का जो साइज़ है, मोटाई है, वो कम हो गई हो, इसलिए जो क्लच प्लेट है वो घिस गई हो, इसलिए ये जो है हमारी जो क्लच है वो ढंग से काम नहीं करती। उसको चेक करता हूँ। जैसे कि ये मेरी पुरानी क्लच प्लेट है जो बाइक में से निकली है, और ये नई वाली क्लच प्लेट है। आइए दोनों का साइज़ चेक करते हैं कि क्या क्लच प्लेट का साइज़ जो है, क्लच प्लेट जो होती है वो घिसने के कारण उसकी जो वो फ्रिक्शन नहीं बना पाती। तो ये मेरे पास वर्नियर है कैलिपर डिजिटल वाला, पहले ऑन कर लेता हूँ। अब इस मटेरियल के ऊपर मुझे चेक करना है, तो ये 2.98 दिखा रहा है। ये मेरी पुरानी वाली क्लच प्लेट है। और ये 2.95 दिखा रहा है। ये मेरी नई वाली क्लच प्लेट है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नई वाली क्लच प्लेट है वो साइज़ में कम है, जबकि जो पुरानी वाली क्लच प्लेट है वो साइज़ में मोटी है। तो आप ये देख सकते हैं कि नई वाली जो क्लच प्लेट थी मेरी, नई वाली जो क्लच प्लेट है, इसका साइज़ बहुत थोड़ा सा कम है पुरानी वाली के मुकाबले। यानी पुरानी वाली अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं किसी को सलाह दूंगा नहीं, क्योंकि क्लच प्लेट जो है काफ़ी सस्ती आती हैं और इसका सेट काफ़ी सस्ता आता है। लोकल वाली क्लच प्लेट तो और भी सस्ती आती हैं। नहीं तो वैसे अगर आप क्लच प्लेट को अगर अपनी इसको रिपेयर करके लगाना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि फ्लैट सरफेस पे, किसी टेबल पे या किसी आपकी कोई शीशा वगैरह के ऊपर आप रेग मार्क चिपका के और उसके ऊपर आप इसको इस तरह से गोलाई में घिसेंगे तो इसकी सरफेस भी जो है बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे आपकी नई वाली क्लच प्लेट की होती है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मटेरियल आपको साफ नज़र आ रहा है, जबकि इस वाली क्लच प्लेट में आपको मटेरियल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये बिल्कुल पॉलिश हो चुकी है, कार्बन और तेल से बिल्कुल पॉलिश हो चुकी है। तो अगर आप रेग मार्क के ऊपर घिसेंगे तो भी ये साफ़ हो जाती है, पर मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल क्लच प्लेट्स होती हैं वो काफ़ी सस्ती आती हैं। तो रीज़न क्या है कि जो हमारी क्लच प्लेट है वो फिसलती है, काम नहीं करती। मेन रीज़न तो ये है कि पॉलिश हो जाती है। उसके बाद आप सोचते होंगे कि जो हमारी जो क्लच का सेंटर होता है, ये क्लच सेंटर होता है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये मेरा पुराने वाला सेंटर है क्लच का और ये नए वाला सेंटर है। तो जो पुराने वाला क्लच का सेंटर है आप यहाँ भी देख सकते हैं, बिल्कुल पॉलिश हो रखा है, ये घिसा हुआ है, और जो पुराने वाला जो है वो घिसा हुआ है, पॉलिश हो चुका है बिल्कुल।
और जो नए वाला है ये अभी पॉलिश नहीं हुआ है और ये अभी थोड़ी इसमें फ्रिक्शन मौजूद है। हालांकि मैंने इन दोनों के भी टेस्ट ले लिए हैं, इन दोनों की भी मैंने अच्छे से मेजरमेंट ले ली है। तो ये जो हमारा ये पुराने वाला है ये भी अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है, जबकि ये मेरी बाइक के शुरू का ही टाइम का ही ये मेरा सेंटर है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हीरो होंडा लिखा हुआ है और ये इसमें सिर्फ हीरो लिखा हुआ है, वो भी नए वाले फ़ॉन्ट में। तो ये नए वाला है। और फ्रेंड्स, जब दोनों ही चीज़ें सही हैं, क्लच प्लेट हमारी सही है, सेंटर हब भी सही है और जो इसके साथ वाला जो क्लच बास्केट होती है वो भी हमारी बिल्कुल कंडीशन में ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि क्लच क्यों फिसल रही थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं उसका आपको बताऊंगा कि क्लच फिसलने का मेन कारण क्या है। प्रेशर प्लेट है नई वाली और ये पुराने वाली प्रेशर प्लेट है। आइए इसका मेजरमेंट लेते हैं, उसको दोबारा से ऑन करते हैं। ये आपको 1.59 दिखा रहा है। ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली, एकदम बिल्कुल 1.59-58 इनका जो साइज है एक्यूरेट है, बिल्कुल बराबर है। पर यहाँ पर एक मेन डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये जो आपकी प्रेशर प्लेट है बिल्कुल नॉर्मल है। और इस वाली क्लच प्लेट में अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं कहीं पे यहाँ पे ये क्लच प्लेट जो है ऊपर नीचे घिसी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं एक निशान यहाँ पे है, कुछ गैप देके ये निशान है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर घिसने के निशान है और गैप दे देकर घिसने के निशान बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है कि जो हमारी जो प्रेशर प्लेट होती है ये गर्म होके क्लच में फ्रिक्शन की वजह से और रीजन की वजह से, गर्म होने की वजह से, ठंडा होने की वजह से इसमें वार्पेज आ जाती है, यानी ये बैंड हो जाती है। ये बैंड जो होती है ये बहुत छोटे छोटे एरिया में बैंड होती है। इसी की वजह से ही आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है इसको मैं पास से करके दिखाता हूँ, ये जो कहीं कहीं पे ये पॉलिश हो रखी है, कहीं कहीं से घिसी हुई है, कहीं कहीं पे घिसी नहीं हुई है। अब ये पूरी ही क्लच प्लेट के ऊपर ये हो रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं पूरे ही क्लच प्लेट के ऊपर ये चीज़ हो रखी है, यानी कि ये कहीं कहीं से उठी हुई है और कहीं कहीं से दबी हुई है। यहाँ से उठी हुई है, यहाँ से दबी हुई है, फिर यहाँ से उठी हुई है, फिर यहाँ से दबी हुई है, फिर यहाँ से उठी हुई है, फिर यहाँ से दबी हुई है। ऐसे करके ये थोड़ी सी उठी हुई है, थोड़ी सी दबी हुई है, यानी ये बैंड हो चुकी है। इसी वजह से जो आपकी जो क्लच प्लेट है वो इस पर पूरी तरह से फ्रिक्शन नहीं बना पा रही, क्योंकि इसको पूरा सरफेस नहीं मिल रहा है टच होने के लिए। ये सिर्फ प्रेशर प्लेट जो है ये किसी इस हिस्से में ही आपकी टच हो रही है आपकी क्लच प्लेट से। अगर आपकी प्रेशर प्लेट पे कुछ इस तरह के निशान हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये कहीं कहीं से घिसी हुई है, कहीं कहीं से बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपकी प्रेशर प्लेट पे भी इस तरह के निशान हैं तो आपको प्रेशर प्लेट जो है ज़रूर चेंज करनी चाहिए। इसी की वजह से ही आपकी जो क्लच की फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से ही आपकी क्लच जो है ढंग से काम नहीं करती। अब मैं इनको दिखाता हूँ कि जो मेरी पुरानी क्लच प्लेट है इसमें और इसमें फ्रिक्शन नहीं है। आइए देखते हैं, ये मेरा पुराना वाला ये हब है, इसमें मैं ये क्लच प्लेट डाल के पुराने वाली क्लच प्लेट डाल देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा दबा के पकड़ लेता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी इसमें फ्रिक्शन महसूस हो रही है। अब मैं इसमें नई वाली क्लच प्लेट डाल के देखता हूँ। प्रेशर प्लेट वही है पुरानी वाली। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रिक्शन महसूस हो रही है, जबकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लच प्लेट को चेंज करके देखा है। तो इसलिए क्लच प्लेट हमारी तो ख़राब हो चुकी है, उसको चेंज करना चाहिए। अब मैं नई क्लच प्लेट पहले पुरानी के साथ, अब मैं प्रेशर प्लेट भी चेक करता हूँ। ये मैंने पुरानी क्लच प्लेट डाली, उसके बाद फिर मैंने नए वाली प्रेशर प्लेट डाली, तो पहले के मुकाबले मुझे फ्रिक्शन काफ़ी नज़र आ रहा है। अब मैं जो प्रेशर प्लेट है आपकी वो नई वाली रहने दूंगा और क्लच प्लेट भी मैं आपकी नई वाली लगाऊंगा।
अब देखते हैं कितना फ्रिक्शन आपको महसूस होता है। अब तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस हो रहा है। तो जब तक ये फ्रिक्शन रहेगा जब तक आपकी बाइक की क्लच प्लेट अच्छे से काम करेगी। अभी काफ़ी ज़्यादा मुझे जोर लगाना पड़ रहा है इसको घुमाने के लिए। अब इसको भी मैं हटा देता हूँ। अभी जैसे आपको बताया था मैंने, ये पॉलिश हो चुकी है। अब मैं नई वाले सेंटर हब को इसको लेता हूँ। इसमें नई वाली ही क्लच प्लेट है और नई वाली ही प्रेशर प्लेट है। अब इसको मैं नॉर्मली जितना दबा रहा था उतना दबाता हूँ। और अब तो ये काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है इसके ऊपर। हल्का सा मैंने प्रेशर दिया हुआ है, मैंने इसको दबाया भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये भी पॉलिश हो चुका है, तो बेकार हो चुका है। तो ये ठीक है। अब नई वाली अब मुझे लगानी पड़ेगी, नए वाली मुझे क्लच प्लेट डालनी पड़ेगी। आपको क्लच बास्केट निकालते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो क्लच बास्केट की जो मेन शाफ्ट होती है उसके अंदर कोटर वाशर लगा होता है लॉक करने के लिए, क्योंकि जो बास्केट होती है वो फ्री घूमती है और जो शाफ्ट होती है वो रुकी रहती है या बास्केट के साथ घूमने लगती है जब क्लच को छोड़ा जाता है। तो उसको बाहर निकलने से रोकने के लिए ये कोटर वाशर लगे होते हैं, कोटर लॉक वाशर लगे होते हैं। इनको ज़रा ध्यान से संभाल के रखें, क्योंकि ये खो जाते हैं तो ये मार्केट में जल्दी से मिलते नहीं हैं। उसके बाद ये शिम टाइप का छोटा सा वाशर होगा, इसको भी संभाल के रखना है। फिर आपकी जो क्लच की बास्केट है वो बाहर निकल आएगी। इस बास्केट के सेंटर में ये बुश होता है जो आपके गियर की मेन शाफ्ट पे स्लिप करता है, फिसलता है। इसके नीचे ये मोटा सा वाशर होगा जो बेरिंग पे टिका होता है। अब सब चीज़ें अच्छे से पेट्रोल से साफ़ करने के बाद हमें ये प्राइमरी ड्राइव गियर जो है हमें क्रैंक शाफ्ट पे लगाना है। सबसे पहले हम ये बेरिंग वाला वाशर लगाएंगे, मोटा वाला। उसके बाद ये क्लच बास्केट है, इसके सेंटर में हम ग्रीस लगा देंगे। उसके बाद फिर हमें जो इसका बुश होता है इसके ऊपर भी ग्रीस लगानी है। ग्रीस इसलिए लगाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जो है एकदम से ऑयल यहाँ पे फ्लो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसेज नहीं होता। अब इसमें सेंटर में बुश बिठा के फिर ये शाफ्ट पे हमें इसे चढ़ा देना है। अब ये दोनों गियर में एंगेज हो गई हैं और आपस में सेट हो गई हैं। अब थोड़ी सी ग्रीस जो है हमें इसके ऊपर भी लगानी है, ताकि ये जो पतला वाला वाशर था ये उस पर चिपक जाए और हिले नहीं। अब इसके ऊपर हमें ये कोटर वाले वाशर लगाने हैं, इन पे भी थोड़ी ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगाने से फ़ायदा ये होता है कि ये अपनी जगह पे चिपके रहते हैं और जब इनके ऊपर जो हम दूसरा वाला वाशर लगाते हैं लॉक करने के लिए, उस टाइम ये गिरता नहीं है। इस पर अच्छे से ग्रीस लगा दें ताकि ये निकल के गिर ना जाए, क्योंकि ये मिलना भी बहुत मुश्किल होता है मार्केट में। आइए अब क्लच प्लेटों को असेंबल कर लेते हैं। इस सेंटर में जो है पहले क्लच प्लेट जाएगी, उसके बाद आपकी प्रेशर प्लेट जाएगी, उसके बाद फिर एक क्लच प्लेट जाएगी, उसके बाद ये प्रेशर प्लेट जाएगी, उसके बाद फिर क्लच प्लेट। और इन सबको अलाइन करना ज़रूरी है, आपस में एक सिधाई में रखें। अभी लास्ट में क्लच प्लेट चली गई। जो क्लच प्लेट है वो इस पे टच रहेगी, क्योंकि ये इस पे फ्रिक्शन करेगी। अब हमें क्लच के सेट को अंदर बिठा देना है, बास्केट के अंदर बिठाना है। इसको थोड़ा रोटेट करते हुए बिठाएंगे तो बैठ जाएगा। ये जो आप वाशर देख रहे हैं ये खास तरह का वाशर होता है, ये बीच में से उठा हुआ होता है, साइड से बैठा होता है। तो जो 0 लिखा हुआ है प्रिंट है जहाँ पे, वो साइड हमें बाहर की तरफ रखनी होती है
ये एक तरह से स्प्रिंग का काम करता है, स्प्रिंग वाला वॉशर होता है जो कि बिल्कुल अच्छे से पकड़ बना के रखता है। इसकी जगह कोई और वॉशर नहीं लगाना है हमें। अब नट को टाइट करते वक्त जो है ये घूमने से रोकने के लिए वैसे तो टूल आते हैं, पर मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एक जुगाड़ लगाया हुआ है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप टूल की मदद से सही से टाइट करें और इसमें स्प्रिंग लगा देंगे। चारों स्प्रिंग लगाने के बाद इसके ऊपर की ये जो प्लेट है ये लगानी है, इसके ऊपर के चारों बोल्ट कस देने हैं। अभी बेयरिंग है, इसको मैंने साफ़ कर लिया था, इसमें थोड़ी सी ग्रीस लगा के इसको वापस लगा देना है सेंटर में। अब हाथ से इन चारों बोल्ट्स को टाइट कर देना है। अगर आप चाहें तो हाथ से इनको टाइट कर सकते हैं, और नहीं तो वैसे टाइट करने के लिए एक टूल भी आता है। फ्रेंड्स, जो इंजन के अंदर के नट बोल्ट जो होते हैं उन्हें टाइट करने के लिए मैं वैसे तो अपने अंदाजे से उन्हें टाइट कर लेता हूँ, पर जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है और जो टाइट करते वक्त अपनी बोल्ट की या एल्यूमिनियम की जो चूड़ियाँ जो ख़राब हो जाती हैं वो ओवर टाइटनिंग की वजह से होती हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास जो होता है एक ये टॉर्क रेंच कहते हैं इसको, इसे टॉर्क रेंच बोला जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टॉर्क रेंच होता है, इसमें हम यहाँ पर कोई अपना सॉकेट वगैरह लगा देते हैं जिसमें नट बोल्ट वगैरह अगर आपको कसने होते हैं तो इसमें हम इसमें सॉकेट लगा देते हैं। इसमें ये एडजस्टमेंट होता है, ये एलबी पर फुट है, ये एनएम न्यूटन मीटर में है, ये केजी पर मीटर में है। तो ये आपको ना इसकी सेटिंग होती है, इसको बाहर निकाल के और फिर इसको टाइट किया जाता है, घुमाया जाता है, तो ये घूमता है तो ये जो चीज़ है इसकी ऊपर चढ़ती है और जहाँ पर मार्क होगा जितना हमें टॉर्क पे अपना नट बोल्ट सेट करना है उतने टॉर्क के हिसाब से हम अपने नट बोल्ट को इसको घुमा के हम वहाँ पर सेट कर देते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरा क्लच वाला जो बोल्ट है 15 से 20 के बीच में इसको सेट करता हूँ, तो मैं इसको वहीं पे इसको टाइट कर देता हूँ, वहीं पे इसको सेट करता हूँ। वैसे तो इसको अगर लोहे का बोल्ट है और लोहे का ही जो चूड़ियाँ भी लोहे की हैं, यानी जिस पे हम कस रहे हैं, जिस चीज़ पे हम कस रहे हैं इसको, वो भी अगर लोहे का है तो उसमें 25 से लेके 28 तक या 30 तक आप टॉर्क लगा सकते हैं, टाइट करने की उसकी पावर लगा सकते हैं। पर ये जैसे कि आप जानते हैं कि जो क्लच का जो आइटम होता है, क्लच का जो सामान होता है जिसमें नट बोल्ट कसते हैं वो एल्यूमिनियम का होता है, और एल्यूमिनियम में कम से कम भी 5 mm का गैप रखा जाता है वैसे तो इसलिए मैं इसको 15 पे सेट कर रहा हूँ, और 15 पे सेट करने के बाद फिर इसको 18 पे सेट करूँगा और उस पर टाइट कर दूँगा इसको मैं। अब देखिए काम कैसे करता है। इसमें जो है डायरेक्शन लिखा होता है, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो इस पर एरो बना होता है, यानी हमें इसी डायरेक्शन में नट टाइट करना पड़ेगा। चलिए इसको टाइट करके देखते हैं। मैंने इसको सेट कर दिया है 15 पे। आपने आवाज़ सुनी होगी, ये जो आवाज़ है इसका मतलब है स्क्रू अपने सही हिसाब से सही टॉर्क पे टाइट हो चुका है, जितने उसको पावर चाहिए। अब इसके सामने वाले को टाइट करेंगे, ये भी टाइट हो चुका है, ये भी टाइट है, ये भी टाइट हो चुका है। अब हमें इसका ये सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर जो है इसको लगाना है। कई लोग इसको बैलेंसर भी कह देते हैं, पर ये बैलेंसर नहीं होता, ये सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर होता है। कि जब भी आप इसको लगाएं तो इसकी जो पैकिंग होती है वो हमेशा नई लगानी चाहिए। हमेशा इसकी पैकिंग को नया लगाएं, क्योंकि क्या होता है अगर पुरानी पैकिंग लगा देते हैं तो जो बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं वो इसके किनारों से निकल के वापस ऑयल में मिक्स हो जाते हैं।
इसका ये वाला वाशर है, इस पर भी ये 0 का निशान है, ये ऊपर की तरफ रहेगा। अब इसका नट है, ये इसको हम टाइट कर देते हैं। अब इस नट को रोकने के लिए मुझे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अभी सही टॉर्क पे टाइट हो गई है। अब इसकी जो पैकिंग है इस पे थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं ताकि फ्यूचर में खोलने की ज़रूरत पड़ी तो आसानी से खुल जाए। अब इसके चारों स्क्रू हैं उन्हें कस देता हूँ। इन स्क्रू को थोड़ा सही से टाइट करना है हमें ताकि ये निकल के इंजन में गिर ना जाए। ये इसकी क्लच साइड की पैकिंग है। क्लच साइड वाले कवर को लगाने से पहले मैं इसमें ग्रीस लगा देता हूँ जहाँ पे इसकी क्लच की रोड होती है और क्लच की पिन होती है। क्लच की रोड पे भी मैं अच्छे से ग्रीस लगाना पसंद करता हूँ क्योंकि इस साइड में तेल नहीं जाता है। ये ग्रीस पे ही और थोड़े बहुत तेल पे टिकी होती है। बची हुई ग्रीस को हमें रोड पे लगा देना है। स्पिन को अच्छे से दबा देना है ताकि चिपक जाए। अब पैकिंग को डाउल पिन की मदद से सही सेट कर देना है, उसको अच्छे से दबा देना है ताकि वो ग्रीस की मदद से चिपक जाए। अब किक स्टार्टर वाली रोड पे भी हमें ग्रीस लगानी है और उसकी सील पे भी ग्रीस लगानी है। ये इसका स्ट्रेनर है, ऑयल स्ट्रेनर है जो ऑयल को फिल्टर करता है, मोटे कचरे को जाने से रोकता है। तो ये जो चौड़ा वाला साइड है बाहर की तरफ रहेगा और कम चौड़ा वाला हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा। इसको ऐसे अंदर की तरफ डाल देना है। अब ये जो क्लच की जो इसकी नीचे की कटोरी है इसको लगा देना है, जिसे ऑयल सम्प भी कहते हैं। इसको अच्छे से टाइट कर देना है। अब कवर को लगा देना है। कवर को लगाते वक्त थोड़ा आराम से लगाएं ताकि इसकी सील पे स्क्रैच ना पड़ जाए। इसको अच्छे तरह से सेट कर दें। जब ये सेट हो जाए तो इस पे इसके हिसाब से स्क्रू और बोल्ट्स वगैरह लगा दें। बोल्ट्स लगने के बाद बराबर दूरी पे रहते हैं जब तक वो टाइट ना किए जाएं। इससे हमें पता चल जाता है कौन सा बोल्ट कहाँ का है। अंदर डालने के बाद सारे बोल्ट बराबर रहेंगे। अब इनको टाइट कर देता हूँ। पहले नीचे के बोल्ट को टाइट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है ताकि वो नीचे से जो उसकी पैकिंग है वो पकड़ बना ले। सब कुछ टाइट होने के बाद अब जो है हम क्लच की वायर को दोबारा लगा देंगे। इसको लगाने के लिए जो अपना क्लच का लीवर होता है उसको थोड़ा सा उठाना पड़ता है और ब्रेक वाली केबल को हमें उस लीवर के अंदर डाल के अटकाना पड़ता है। अब उसको लगने के बाद हम क्लच को एडजस्ट कर देते हैं। क्लच के जो नट होते हैं उसको हाथ से एडजस्ट कर देना है। फिर हमें क्लच के फ्री प्ले को चेक करना है। थोड़ा बहुत प्ले होना बहुत ज़रूरी है। अब ऑयल वगैरह मैंने पहले ही डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। ये मैंने गियर लगा दिया है। प्लेट्स होती हैं यानी फ्रेश प्लेट्स होती हैं, नई नई प्लेट्स होती हैं, वो थोड़ा पकड़ बनाती हैं क्लच दबाने के बाद भी पहले गियर में, पर चौथे गियर में वो पकड़ नहीं बना पाती क्लच अगर हम क्लच दबा के रखें तो। आप भी देख सकते हैं क्लच अपना सही तरीके से काम कर रही है। तो हमारी जो क्लच है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है।
4th गियर में भी अच्छी तरह से व्हील को घुमा रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो की मदद से आपको काफ़ी सारी बातें जानने का मौका मिला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो डालते ही आपको तुरंत पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।